ऑल राइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं आरटीपी नवंबर 21 का कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, आइए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है यहाँ पे। आरटीपी नवंबर 21 सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है। मिस्टर PS owns a bus which runs according to the following schedule: दिल्ली से हिसार एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड 160 किलोमीटर वन वे, नंबर ऑफ डेज रन इन ईच मंथ 9, सीटिंग कैपेसिटी 90% की है, दिल्ली से आगरा एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड इतना, और ये सारा डाटा गिवन है आपको। फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। निकालना क्या है पहले तो यही देख लेते हैं। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टिकट। द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नी दिल्ली टू हिसार, दिल्ली टू अलीगढ़ एंड दिल्ली टू अलवर। तो पहले तो ये 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, एक महीने में कितनी बारी वो तो लिख दिया है, नंबर ऑफ डेज वगैरह कुछ नहीं लिखा क्या। चलिए फिर हम पर मंथ का डेटा लेके चलते हैं। तो पहले तो यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि टोटल किलोमीटर कितना ट्रेवल किया। तो दिल्ली से हिसार लिखा हुआ है, पहले दिल्ली से हिसार है 160 किलोमीटर। नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे कितना है हमारे पास, 2 ट्रिप्स हैं पर डे, 2 थोड़ी ना है। अच्छा, ये राउंड ट्रिप के लिए हो गया कि अगर जाएगा 160 किलोमीटर तो आएगा भी वापस, तो राउंड ट्रिप हो गया, ठीक है ना। और 9 बारी जाता है एक महीने में तो इतने किलोमीटर हो गए। सिमिलरली दिल्ली से अलीगढ़ 160 किलोमीटर 9, और ये जाने आने का, और 12 बारी जाता है इतना। दिल्ली से अलवर सिमिलर तरीके से आना जाना और 6 इतना, तो टोटल किलोमीटर्स इन 1 मंथ हो गया, ठीक है ना। अब पैसेंजर किलोमीटर्स निकालने हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमने किलोमीटर लिखे। अच्छा, इन्होंने ना थोड़ा सा डिफरेंटली कर रखा है। अगर हम इसी को पैसेंजर किलोमीटर के साथ करना चाहें तो ये तो टोटल किलोमीटर हो गए, टोटल किलोमीटर हो गए। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ पैसेंजर्स के साथ तो मेरा पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ पैसेंजर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो पैसेंजर्स की एवरेज ऑक्यूपाइड इतना है, तो 50 पैसेंजर इंटू 90%, यहाँ पे हो जाएगा 50 पैसेंजर इंटू 95%, 50 पैसेंजर इंटू आखिरी वाला कितना है 100%, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पैसेंजर किलोमीटर भी निकल के आ जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने अपना जो प्रेजेंटेशन कर रखा है थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, आप उसको फॉलो कर लेंगे, गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका कर रखा है, बट उस चीज़ को थोड़ा सा बच्चे को कॉम्प्लेक्स लग सकता है। तो आप इसी चीज़ को ऐसे भी सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि 2880 इंटू 50 का 90%, ये कितना निकल के आया, इतना ही निकल के आएगा, 129600। मैं निकाल ही देता हूँ, 3840 इंटू 50 इंटू 95%, 182400, 102000। इसका टोटल कितना हो गया, 414123, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये निकल के आ जाता है। तो आप इसी चीज़ को थोड़े आसान तरीके से भी कर सकते थे। ये आ गया आपके टोटल किलोमीटर्स और ये आपका टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे मंथली कॉस्ट स्टेटमेंट बना दिया, आप चाहे ईयरली बनाओ, मंथली बनाओ या वीकली बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमने मंथली बना दिया है, तो आपने ऊपर जो किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर निकालें ये भी मंथ के हिसाब से निकालें। तो आइए एक एक करके डाटा देखते जाते क्या क्या मांगा गया है। तो पहले हमें कॉस्ट ऑफ द बस गिवन है 15 लाख रुपए, और ड्राइवर की सैलरी गिवन है हमें 30,000 रुपये पर मंथ।
सैलरी ऑफ कंडक्टर गिवन है 26,000 रुपये पर मंथ, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट गिवन है 7,000 रुपये पर मंथ। तो ये तो हमारे फिक्स्ड खर्चों में आ जाएगा। सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, इस तरीके से खर्चे आ गए हमारे। इंश्योरेंस ऑफ द बस 6,000 रुपये पर एनम, इसको हमने प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा क्योंकि पर मंथ निकाल रहे हैं हम डेटा। डीजल कॉस्ट 5 किलोमीटर पर लीटर एट 90 रुपीज़ पर लीटर, तो डीजल का खर्चा हो जाएगा इतने किलोमीटर, अभी अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले, इंटू 90 बाय 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये डीजल का खर्चा निकल के आ गया। रोड टैक्स इतना गिवन है पर एनम है, इसको भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12, ये भी डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि पर मंथ लेके चल रहे हैं। अगर एनम के हिसाब से लेके चलते तो पर मंथ के डाटा को इंटू 12 करना पड़ता। लुब्रिकेटिंग ऑयल 30 रुपीज़ पर 100 किलोमीटर, आपका ये रनिंग चार्ज हो गया। तो ये रनिंग चार्ज हो गया 8760 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30, बात एक ही है, 30 बाय 100 कर देते तो एक ही चीज़ है, रनिंग चार्ज हो गया। परमिट फी 500 रुपये पर मंथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5,000 रुपये पर मंथ। परमिट फीस तो आपका ये फिक्स्ड खर्चा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट का एक अलग से ही हेड बना के दिखाता है इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने 5,000 रुपये पर मंथ अलग से दिखा दिया। हालांकि आप इसको रनिंग या फिर फिक्स्ड दोनों में से किसी में भी दिखा सकते हैं, टेकिंग अ सूटेबल अजम्पशन। डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन इज बस इज 30% पर एनम, तो 15 लाख रुपए की बस है, इस पे 30% का डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक महीने का फिक्स्ड डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 15 लाख का 30% डिवाइडेड बाय 12, तो 37,500 रुपीज़ का। सिटिंग कैपेसिटी ये तो पहली डाटा यूज कर चुके हैं। अच्छा, पैसेंजर टैक्स क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ना हमारी इनकम है ना हमारा कॉस्ट है, ये हमने रेवेन्यू पे लगाया, आया हमारे पास कस्टमर से और हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। टोटल टेकिंग्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू पे 20% का टैक्स लगेगा और 30% हमें प्रॉफिट चाहिए ऑन टोटल टेकिंग्स अगेन रेवेन्यू। तो इससे ना एक इक्वेशन बन जाएगा। ये सारे तो हमें डाटा समझ में आ गए हैं, ठीक है। पैसेंजर टैक्स और प्रॉफिट ये निकालना है, दिस इज 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स एंड दिस इज 30% ऑफ टोटल टेकिंग्स। तो हमारा जो कॉस्ट हो गया ये इस तरीके से निकल के आ गया। लेट हमने टोटल टेकिंग्स x ले लिया, तो कॉस्ट हो गया हमारा यहाँ से आ जाएगा पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ x और प्रॉफिट हो गया 30% ऑफ x। सॉल्व करके x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 537,268। पैसेंजर टैक्स निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया, इतना इतना वैल्यू, ठीक है ना, सिंपल। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास टोटल टेकिंग्स आ गए हैं। इस टोटल टेकिंग्स को जब हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर तो हमारा इतना निकल के आ गया। ये कॉस्ट क्या है? पर पैसेंजर पर किलोमीटर का खर्चा। तो हमें मांगा क्या था, रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? इंडिकेट पर पैसेंजर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू हिसार, दिल्ली टू अलीगढ़ एंड दिल्ली टू अलवर। तो वन वे ट्रिप का खर्चा कितना हो जाएगा? वन वे ट्रिप का 1.3 इंटू 160 किलोमीटर, 1.3 इंटू 160 किलोमीटर, 1.3 इंटू 170 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसको हमने किलोमीटर वाइज मल्टीप्लाई करके इतना इतना निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से था, ये बड़ा ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था वैसे तो, रेपिटेटिव अगेन सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का। आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगले चैप्टर का नाम क्या है? अगले क्वेश्चन किस चीज़ का है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बच्चों का फेवरेट चैप्टर। अगेन एग्जाम में 10 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है मेरे हिसाब से, बट कभी कभार बच्चों को ना थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है इसमें, तो इसको ढंग से करके जाएं। बेबी मून लिमिटेड uses a standard costing system in manufacturing one of its baby cap. The details are as follows. डायरेक्ट मटेरियल 1 मीटर लगेगा 60 रुपये के हिसाब से।
डायरेक्ट लेबर 2 आवर्स 20 रुपये पर आवर के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड 2 घंटे 10 रुपये पर आवर के हिसाब से। तो ये पर यूनिट का आपका खर्चा निकल के आ रहा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट 10,000 यूनिट्स ऑफ बेबी कैप वर मैन्युफैक्चर्ड, डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो ये सारा आपको कौन सा डाटा गिवन है बच्चों, ये एक्चुअल डाटा गिवन है, ये वाला, ठीक है ना, कि हमने 10,000 यूनिट्स बनाए, इतना मीटर कपड़ा लगा, इतने रुपए के हिसाब से। अच्छा यहाँ पे देखिए ये डाटा नहीं गिवन, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज गिवन 4,000 रुपीज़, एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, सिंपल। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, ये अच्छा पार्ट दे रखा है। ये जो येलो में हाईलाइटेड है ये एडजस्टमेंट अच्छा है। एक एक करके रिक्वायरमेंट निकालनी है। मटीरियल वेरिएंसेस, कॉस्ट, प्राइस, यूजेज। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, वेरिएंसेस कैसे निकलते थे बच्चों, अगर मैं मटेरियल वेरिएंसेस की बात करूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब आपको एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट तो गिवन ही है, 11,400 और 58 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, 11,400 एंड 58 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, एक्चुअल क्वांटिटी 11,400, और 1 मीटर का रेट कितना है, आपको स्टैंडर्ड डाटा गिवन था ना, 60 रुपीज़ पर मीटर। स्टैंडर्ड रेट आपको 60 का आ गया। अब SQAO कैसे निकलेगा, हमने एक्चुअल में एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है बच्चों यहाँ पे हमारा 10,000 यूनिट्स का, स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, 1 मीटर लगता है 1 यूनिट को बनाने में, तो 1:1, 1 मीटर इज टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6,68,4,000। ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इस चीज़ को देखिए, इंस्टीट्यूट ने बस ये ऊपर डब्बा बनाया, फिर प्रेजेंटेशन में वही लिखा है, 6 लाख माइनस दिस इज इक्वल टू 61,200 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस हो गया आपका इतना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और आखिरी में यूजेज वेरिएंस हो गया इतना, आखिरी दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे उसी चीज़ को इंस्टीट्यूट ने अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया फॉर्मूला वाइज, बाकी बात वही है। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने हैं, कॉस्ट, एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता था बच्चों, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे आ जाता है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड कितना है हमारे पास, एक्चुअल में इनकर्ड कितना गिवन है बच्चों, इतना 224,400, 224,400। अब यहाँ पे ना कई सारा डाटा मिसिंग है, यही चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग है, यही चीज़ आपको ढूंढनी है। आइए मैं समझाता हूँ क्या क्या। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है। हमने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट किस तरीके से निकलेगा, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो 10,000 यूनिट्स, 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं यहाँ पे, 2 घंटे। चाहे ये वाले 2 घंटे ले लो, ये वाले ले लो, बात एक ही है, लगने तो 2 घंटे ही चाहिए। तो ये निकल के आ गया हमारा 20,000 घंटे। अब स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है अभी के लिए। इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं बच्चों हम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस,
और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक डाटा हमें गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 4000 रुपये एडवर्स। और यहाँ पे अगर मैं डाटा देखूँ, तो एफिशिएंसी इन दोनों के बीच का, अच्छा स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है, ये रहा 10 रुपये पर आवर, तो 10 रुपये पर आवर यहाँ पे गिवन है, और स्टैंडर्ड रेट 10 रुपये पर आवर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये कितना गिवन है हमें, 4000 रुपये एडवर्स इंटू 20,000 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 10। तो इसको सॉल्व करके हमारा एक्चुअल आवर्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल आवर्स देखिए इन्होंने भी ऐसे सॉल्व कर रखा है, कितना निकल के आ गया, 20,400 आवर्स। तो जब ये 20,400 घंटे निकल के आ गया, तो बाकी चीजें तो कैलकुलेट मेरे हिसाब से आराम से हो जाएंगी। ये देखिए इन्होंने भी इसी तरीके से किया है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस तो हमें निकल के आ ही गया 10,000, ये दिस माइनस दिस, तो 24,400 रुपये एडवर्स, ये तो हमें निकल के आ ही गया। एफिशिएंसी वेरिएंस ये हमें पहले से गिवन था, बट इससे हमारा एक्चुअल आवर्स निकल के आ गया। ये एक्चुअल आवर्स हमें लेबर वेरिएंसेस में भी काम आएगा। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस आखिरी का डिफरेंस निकल के आ गया। तो अगर आप इसको देखें, एक बार ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है, ये वाली कैलकुलेशन हमारी यहाँ से निकल के आ जाती है, तो बाकी का तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आखिरी तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास लेबर वेरिएंसेस निकालने हैं, कॉस्ट, रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब तीनों वेरिएंसेस निकालने हैं आपको। तो इसके अंदर लेबर वेरिएंसेस का फॉर्मेट क्या था बच्चों, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने अभी अभी 20,000 घंटे ऊपर निकाला, वो तो सेम ही रहने वाला है। स्टैंडर्ड रेट, एक घंटे का पेमेंट कितना कर रहे हैं हम, एक घंटे का पेमेंट 20 रुपये पर घंटा। एक्चुअल आवर्स अभी हमें गिवन ऊपर निकाले ना, अभी एक्चुअल आवर्स हमने 20,400 घंटे, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट हमने कितनी इनकर की है, 448800। ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। अच्छा, ऊपर प्राइस था, फिर ना मैंने हल्की सी गड़बड़ कर दी है, और यस यहाँ पे रेट की जगह प्राइस आना था, वो हल्का सा सिली मिस्टेक ही कह लीजिए, इतना मेजर मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सारा डाटा आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके थे, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो वही चीज़ निकल के आ रही है, 4 लाख माइनस 448800, तो इनके आखिरी दोनों के बीच का 48,800 हो गया डिफरेंस, फिर इसका हो गया 40,800, और आखिरी में 8,000 एडवर्स। तो इस तरीके से ये डाटा निकल के आ जाता है लेबर वेरिएंसेस का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं, इसके अंदर कुछ इतना टफ नहीं था, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कौन सा, मार्जिनल कॉस्टिंग का। ओहो बढ़िया, वेरी गुड। इसका भी 10 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा पेपर के अंदर, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा इस वाले चैप्टर की भी। आइए बढ़ते हैं आगे। A company has 3 factories situated in north, east, south with its head office in Mumbai. The management has received the following summary reports on operations of each factory for the period: actual,
सेल्स गिवन है आपको ओवर स्लैश अंडर बजट, और प्रॉफिट गिवन है एक्चुअल ओवर स्लैश अंडर बजट, और ये थाउजेंड्स के अंदर है वैल्यू। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ईच फैक्ट्री एंड फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर द पीरियड। तो हर फैक्ट्री के लिए अलग अलग भी निकालना है और कंपनी एज अ होल भी निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। तो आइए पहले तो ये जो डाटा गिवन है इसका इंटरप्रिटेशन ही निकाल लें कि भाई ये क्या गिवन है। ये जो डाटा गिवन है ना, इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ये डाटा इंटरप्रेट करने में आपको हेल्प मिलेगा फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने में। ये देखिए, ये जो डाटा गिवन था ना, जैसे एक्चुअल सेल्स गिवन है 400 रुपये ओवर स्लैश अंडर, ये नेगेटिव गिवन है, मतलब हमने बजटेड सेल्स रखी थी 1500 की। 1500 ऑब्वियसली बात है 15 लाख नॉर्थ रीजन में, बट हमारी एक्चुअल में अंडर सेल्स हो पाई, यानी कि 400 से कम हो पाई। तो चेंज इन सेल्स कितना हो गया हमारा 400 का। सिमिलरली ईस्टर्न रीजन में हमारी 150 की ज़्यादा सेल्स हुई है, हमने यानी कि सोची थी कि 1300 रुपये की सेल्स होगी, जबकि ज़्यादा की सेल्स हो गई। इसी तरीके से साउथ के अंदर 200 की सेल्स कम हो गई है। समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो इस तरीके से डाटा आ गया ये। प्रॉफिट की जब मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट के अंदर भी सिमिलरली हमारा इतना था, होना चाहिए था, जबकि इतने से कम हो गया, तो इतना एक्चुअल में है। और सिमिलरली बाकी डाटा भी आ गया। तो ये जो बीच का डाटा गिवन था, इसको यूज़ करते हुए हमने बजटेड सेल्स और बजटेड प्रॉफिट निकाल दिया। अब पीवी रेशियो का ना एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये जो बीच का डाटा है ना, इसको हम चेंज इन सेल्स और इसको हम चेंज इन प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो ये कैसे निकल के आया, 180 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। ये कैसे आया 90 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। और ये कैसे निकल के आया 110 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। तो इस तरीके से ये पीवी रेशियोज निकल के आए इतने इतने परसेंट के। ठीक है ना। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, ईच फैक्ट्री का अलग अलग भी निकालना है और कंपनी एज अ होल भी निकालना है। तो कैसे निकल के आएगा, ये देखिए, जो आपकी एक्चुअल सेल्स है, अगर आप इसके अंदर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट ही तो निकल के आएगा ना। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन, एंड पीवी रेशियो जो ये कंट्रीब्यूशन निकल के आया, इसमें से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड, आप सॉरी हमें फिक्स्ड कॉस्ट उल्टा निकालना था ना, तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना चाहिए, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री वाइज भी निकल के आ जाएगा और इसी को ऐड अप कर देंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल के आ जाएगा। इसी का अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स निकालना है तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो ब्रेक इवन सेल्स। और अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स फॉर द कंपनी एज अ होल निकालना है तो यहाँ पे कॉम्पोजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। कॉम्पोजिट वाला मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट पीवी रेशियो। कॉम्पोजिट पीवी रेशियो का मतलब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल एक्चुअल सेल्स। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 20253750। तो 2025 डिवाइडेड बाय 3750 54% का पीवी रेशियो आ जाएगा। तो 25 लाख रुपए का ब्रेक इवन सेल्स हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग अगर बच्चा लगा ले तो आराम से ये सॉल्व हो सकता है। एक दो पॉइंट ही लगे मुझे जो थोड़े दिमाग लगाने वाले थे। जैसे एक तो बच्चे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये डाटा कैसे यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। 2 पॉइंट्स अच्छे थे। अगला मुझे लगता है, बाकी तो दिक्कत नहीं आएगी, अगला बच्चे को ये भूल सकता है कि भाई हमें यहाँ पे कॉम्पोजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कंपनी एज अ होल भी मांगा गया है कि ब्रेक इवन सेल्स निकालें। तो बच्चा ये वाला पॉइंट भूल सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स लगे मुझे जो आपके स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अच्छे थे। आइए आपका टुवर्ड्स द लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर बढ़ते हैं, फिर इसके बाद तो थ्योरी शुरू हो जाएगी, बजट एंड बजटरी कंट्रोल।
देख, अकाउंटेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 2019-20, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। तो ये पूरे साल का आपका डेटा गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड द आउटपुट एंड कॉस्ट वर इतना, ये आउटपुट और ये उसका कॉस्ट पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अदर वेरिएबल कॉस्ट हैज बीन कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट ए 4 रुपये पर यूनिट, प्रोडक्ट बी 4.8 रुपीज। ड्यूरिंग 2020-21 it is expected that the demand for product A will fall by 25% and for B it will fall by 50%. It is decided to manufacture a product C, the cost for which is estimated as follows. तो एक तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है 1920 का, जहाँ पे A और B बना रहे हैं और यहाँ तक आपको उसका डाटा गिवन है, और इसके बाद एक नया डाटा गिवन है जहाँ पे ए का सेल्स गिरेगा, बी का सेल्स गिरेगा, डिमांड गिरेगा, और सी एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज एंटिसिपेटेड दैट अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी वाज सेम एज फॉर प्रोडक्ट ए। प्रिपेयर बजट टू प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट शोइंग द करंट पोजिशन एंड द पोजिशन ऑफ 2020 एंड कमेंट ऑन द कंपैरेटिव एनालिसिस। तो आपको करंट पोजीशन बनानी है, प्रपोज्ड पोजीशन बनानी है, और आपको अपने एनालिसिस देना है। तो ये बड़ा ही अच्छा, पहले तो फॉर्मेट आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2019-20 का डाटा, 20-21 का डाटा, ए बी और टोटल, ए बी सी और टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से डाटा आना चाहिए कि इस तरीके से आपको ये गिवन है। तो ये सेल्स इन यूनिट्स गिवन है आपको, सेल्स इन यूनिट्स गिवन है आपको। हाँ, पहले हम करंट पोजीशन की बात कर लेते हैं, पहले इस पे पूरा फोकस लेकर है। 2 लाख की सेल्स गिवन थी यूनिट्स की, और इसकी 1 लाख की सेल्स गिवन थी। 2 लाख की और 1 लाख की, और इसका सेलिंग प्राइस गिवन था इतने इतने का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेल्स निकल के आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकल के आएगा, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो देखिए लिस्ट ऑफ खर्चों में पहला खर्चा तो आ रहा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड वाले को तो अलग से ट्रीट करेंगे। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जब हमने इसका एक रिकवरी रेट निकाला, तो रिकवरी रेट कैसे निकलेगा बच्चों, फॉर दिस 16 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। यानी कि इसका रिकवरी रेट जो निकल के आया दैट इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये हो जाएगा 8 लाख, 8 लाख, और ये टोटल के कॉलम में तो ऑब्वियसली बात है टोटल करते जा रहे होंगे। अदर वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या लिखा हुआ है, अदर वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या लिखा हुआ है, 4 रुपये पर यूनिट है, और ये 4.8 रुपये पर यूनिट है, 4 रुपये पर यूनिट और 4.8 रुपये पर यूनिट। तो ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम कंट्रीब्यूशन भी, अच्छा नहीं सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इन सबको ऐड कर दिया, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट ही हो गया। तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्ट के हिसाब से आ गया, और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसके अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही माइनस हो जाएगी। कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट थी, एक तो ये 16 लाख रुपए वाली, और ये 12,80,000 रुपए वाली। तो 16 लाख रुपए टोटल कॉस्ट में से माइनस हुआ, और 12,80,000 रुपए में से, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और प्रॉफिट हो गया 18,40,000 के। अब ये आ गया आपका प्रेजेंट पोजीशन। अब प्रपोज सिनेरियो में क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ 2020 एंड 21। पहले तो इनकी सेल्स गिर गई थी, और सी हमने नया इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सेल्स गिर गई थी, और इसका नया यूनिट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया।
तो 25% से इसकी सेल्स गिर गई, 50% से इसकी, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी सेल्स गिर गई है, सॉरी ए और बी की सेल्स गिर गई, इसका मटेरियल कॉस्ट गिर गया, वेरिएबल कॉस्ट लेबर कॉस्ट गिर गया, अदर वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो गया। तो ये प्रोपोर्शनेट होता चला जा रहा है क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई है, यहां से 25% कम हो गई और यहां से 50% कम हो गई। तो ये जो वेरिएबल का खर्चा है प्रोपोर्शनेटली कम होके ये वाले अमाउंट्स तो हमारे निकल के आ जाएंगे। जो बचेगा सी वाले के अंदर आपको क्या डाटा गिवन है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका सी के यूनिट्स हम 2 लाख मैन्युफैक्चर करेंगे, 28 रुपये की सेल्स है और 6.4 रुपीज़ पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस 4 रुपीज़, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सी इज सेम एज प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए का अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 4 रुपये का पर यूनिट। तो इसका अदर वेरिएबल कॉस्ट ये तो निकल के आ गया, और एक यहाँ पे ये जो था ना फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला हिस्सा, ये इसका 100% रिकवर हो गया। ये वाला हिस्सा रिकवरी रेट तो 100% निकाल ही चुके थे हम, तो ये वाला हिस्सा भी हमारा सारा कैलकुलेट हो गया, ये 2,04 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल निकल के आ गया। सेम सिमिलर कैलकुलेशंस, बस इसके अंदर थोड़ा सा एक आधी जगह यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन ही करना था आपको। तो ये टोटल आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट आपने माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। तो आप अल्टीमेटली देखिए प्रपोज सिनेरियो में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 1,60,000 रुपये से, तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हमें प्रपोज सिनेरियो में जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी इज लाइकली टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 1,60,000। तो ये कंक्लूजन लिखना बड़ा जरूरी है, अगर आप कंक्लूजन नहीं लिख रहे नंबर कटेंगे पेपर में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी मेजर नहीं था। और आखिरी में आती है बच्चों थ्योरी। अगेन कई बारी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर थ्योरी में क्या करें क्या ना करें, छोड़ के चले जाएं थ्योरी, कैसे करना है, हाय 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 हाय। बहुत बच्चे छाती पीटने लग जाते हैं, हाय सर हाय, थ्योरी के अंदर क्या करके जाए समझ में नहीं आता, इतनी सारी थ्योरी है, ऑप्शन में छोड़ दें सर। तो भाई थ्योरी के अंदर आपको कुछ नहीं करना, ये जो आखिरी के क्वेश्चंस है ना, एक तो आपको क्लास की थ्योरी पूरी करके जाएं, आखिरी के जो क्वेश्चंस है आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, इनकी प्रॉपरली कर लें, बस इसी में से रिपीट हो रहे हैं, इसी में से रिपीट होगा थ्योरी। क्लास नोट्स प्रॉपरली कर लें, उसके अलावा ये जो आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह के आखिरी के क्वेश्चंस होते हैं ना थ्योरी वाले, इनको प्रॉपरली कर लें, जो कि मैंने यहाँ पे पूरे वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने सोचा किसी प्रोडक्ट को 10 रुपये में बनाएंगे और एक्चुअल में कॉस्ट 12 रुपये की निकल के आ गई, तो आप ये 12 रुपये की कॉस्ट 10 रुपये की क्यों नहीं आई, 2 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों पड़ी, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगली बारी पेनल्टीज या चेक्स रखेंगे। आपको अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को अचीव करना है, ये अचीव क्यों नहीं हुई, इसके स्टडी को ही हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये जो 10 रुपये का स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इसको और बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं और सस्ते में, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, मैंने सोचा था कि कैलकुलेटर 10 रुपये का बनेगा, बट एक्चुअल में कॉस्ट इसकी निकल के आई 12 रुपये की, तो 2 रुपये का फर्क आया। तो 2 रुपये का फर्क क्यों आया, इसकी स्टडी को, इसको कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। ये कैलकुलेटर हमने सोचा था 10 रुपये का बनेगा, बट इस कैलकुलेटर को 10 रुपये से और सस्ता कैसे बना सकते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, इट इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। इस चीज को पढ़िए। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। इट इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को और फर्दर रिड्यूस करें। कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। इट रिकॉग्नाइजेज नो कंडीशन एज परमानेंट, कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है भाई, और सस्ता बनाने की कोशिश करिए।
इट इज एम्फोसिस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट, इट एम्फोसाइजेस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और आखिरी दो डिफरेंसेस और गिवन है। कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव, भाई फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए। इट इज करेक्टिव, आपका फालतू का खर्चा कैसे आ रहा है, मतलब 10 रुपये का कॉस्ट था उसको आप प्रिवेंट करके और सस्ते में कैसे बना सकते हो। टारगेट अचीवमेंट की बात करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होता ही है आपको इंप्रूवमेंट का। अगला आता है लाइक अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि आपका अकाउंट्स हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हैं ऑल्सो हैज सर्टन लिमिटेशंस, इंट्रोडक्शन के चैप्टर का है। भाई क्या लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की, इसको थोड़ा सा एक रीड मार लीजिए। एक्सपेंसिव होता है, सारी कंपनीज नहीं करवाती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलमोस्ट क्या सभी कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सारी कंपनियां नहीं करवाती। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, जैसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स अलग हैं, फाइनेंशियल बुक्स अलग मेंटेन कर रखिए, तो उसका रिकंसिलिएशन कराइए, बर्डन बढ़ रहा है काम के लिए। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बार बार आप 2 सेट्स ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। और भी लिमिटेशंस होती हैं कि भाई लेबर को, मतलब आपके जो अकाउंटेंट वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नया सिस्टम आएगा, उनके लिए बर्डन बढ़ेगा, कंपनी के लिए बर्डन बढ़ेगा, टाइम टेकिंग होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, तो बहुत सारी लिमिटेशन। कोई भी नई चीज़ के आने की वजह से कंपनी पे क्या क्या लिमिटेशन है उस चीज़ की बात ही चल रही है। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। बच्चों जॉब एंड बैच कॉस्टिंग वैसे तो एक ही चैप्टर में आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ये जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का डायरेक्टली क्वेश्चन दिख ही रहा है। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर आ रहा है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर जो है आपके पास जो आया, अगर एक ही बारी में कंप्लीट हो जाता है तो जॉब कॉस्टिंग। अगर उसी काम को आप अलग अलग बैचेस में बना रहे हैं तो बैच वाइज जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो टेक्निक को बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन रिपीटेटिव नॉन स्टैंडर्ड वर्क। कभी कभार आपका कस्टमर आया, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उसे बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज इन अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स। आपको कस्टमर ने एक बल्क ऑर्डर दे दिया, आप उसको बंचेस में बना रहे हो, बैच कॉस्टिंग का टेक्निक लगेगा। कॉस्ट इज डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब, इट इज डिटरमाइंड फॉर द इंटायर बैच, और इंटायर बैच के लिए आप पर यूनिट निकाल सकते हैं, मतलब उसके अंदर एक यूनिट। जॉब्स आर डिफरेंट फॉर ईच अदर फ्रॉम ईच अदर, जॉब्स आर डिफरेंट, स्पेसिफिक होता है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ बैच आर होमोजीनियस। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा आया आपके पास, उसने बोला भैया ये काम कर दो, एक स्पेसिफिक काम करवाया, फिर अगला बंदा आया, उसने अगला काम बोला, ऐसा कुछ। बैच कॉस्टिंग के अंदर क्या हुआ, एक बड़ा सा ऑर्डर मिल गया आपको, आपने एक बैच बनाया, 2 बैच बनाया, 3 बैच बनाया, 4 बैच में काम कंप्लीट किया, तो ये जो बैच के अंदर काम होगा ना वो तो सेम ही होगा ना, दैट इज नोन एज बैच कॉस्ट। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बैचेज में पढ़ा रहे हैं ना, बैचेज में पढ़ा रहे हैं कि एक बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, तो बैच का कॉस्ट क्या है, दैट इज नोन एज बैच कॉस्टिंग। अब एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर मुझे स्पेसिफिकली ये पढ़ा दीजिए, तो उसे बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग कि भाई तेरे को तेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाना है, तो फर्क आ जाता है दोनों में। और आखिरी थ्योरी का क्वेश्चन डाल रखा है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग व्हेन दे आर ऑफ स्मॉल वैल्यू। बाई प्रोडक्ट्स, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। बाई प्रोडक्ट्स का मतलब जब आप एक कॉमन प्रोसेस से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप एक कॉमन प्रोसेस से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो प्रोड्यूस किया है उनमें उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है प्रोडक्ट्स के अंदर, एक का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक का वैल्यू बहुत कम है। अगर आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे मेन प्रोडक्ट, अगर वैल्यू बहुत कम है उसे बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट का मतलब जो रेजिडुअल वैल्यू रखते हैं। तो बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर बहुत ही छोटा मोटा वैल्यू है, द सेल्स वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट मे बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। एक तरीका ये है कि आप इसको P&L अकाउंट में भेज दीजिए, दूसरा तरीका ये है कि ट्रीटेड एज डिडक्शंस फ्रॉम टोटल कॉस्ट। ये वाला ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ा भी था कॉस्ट शीट के अंदर। आप क्वेश्चन नंबर 5 जाके देखिए, इसी RTP का, वहाँ पे कॉस्ट शीट पे रियलाइजेशंस फ्रॉम स्क्रैप होता है ना, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो पहला ट्रीटमेंट या तो कॉस्ट में से कम कर दीजिए, कॉस्ट शीट का वो स्पेशल आइटम याद करिए, या कॉस्टिंग P&L में डायरेक्टली भेज दीजिए, दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। एक बार इसको रीड कर लें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसी के साथ बच्चों हमारा RTP फॉर नवंबर 2021 कंप्लीट होता है फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके से क्लास 11, 12 आपका CA फाउंडेशन,
सीए इंटरमीडिएट के वीडियोस बनाता रहूँगा, आप सब तक पहुँचाता रहूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं, या फिर ऊपर इंस्टाग्राम आईडी है CA_ईशान_गुप्ता, वहाँ पे जाके बता सकते हैं कि सर ये डाउट आ रहा है या ये सजेशन है, आप प्लीज़ इसको एक बार देखें। मैं ज़रूर उस चीज़ को अगले अपने वीडियो के अंदर फॉलो करूँगा और इनकॉर्पोरेट करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।